नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत सुंदर होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे तथा मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं थंबनेल में क्या है, चैप्टर नंबर 7 हिंदी का 7वां चैप्टर देखने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्द में और बेसिक से, और यह क्या होने वाला है, वन शॉट होने वाला है। यह पूरी तरह से वन शॉट होगा, इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं देखना है। यानी यह बिहार बोर्ड 10th का 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह गद्य खंड का यह 7वां चैप्टर है। जो बच्चा 1 से 6 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, जाकर देख लेंगे। मात्र अब जो इसके अलावा आपको बचा हुआ है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 तक ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, मात्र 5 चैप्टर और बचा हुआ है। इसके अलावा 5 क्लास में यह पूरी तरह से आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चाहे हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, संस्कृत हो, हिंदी का गद्य खंड, पद खंड, गोधूली, कुछ भी नहीं बचेगा आपका। समझ गए। वर्णिका का सारा प्लेलिस्ट इस बार हम बना दिए हैं। मार्चे से हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं पढ़ा कर। जो बच्चा नए हैं, कृपया करके मैं उनसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी यहां से लाभ पहुंच सके और आपका नाम ले सके। समझ गए। क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा वीडियो आपको मिलेगा A to Z क्वेश्चन वाइज। चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सारा का नोट आप यहां से बना सकते हैं एकदम क्लियर एवं साफ तरीके से। देरी ना करते, हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। आपका पहला चैप्टर यानी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। यह कैसी है, तो निबंध है, याद रखेंगे। विष के दांत कहानी है। भारत से हम क्या सीखें, भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। बहादुर कहानी है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन, यह भी एक निबंध है। तो यह कहेगा, यह जो 7वां चैप्टर कहेगा परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो आप आराम से कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों निबंध है। हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया, मात्र यह 5 बचा है, वह भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम जानते हैं कि पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा संक्षेप में यह कहानी की तरह हम समझते हैं इसमें क्या लिखना चाह रहे हैं लेखक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा कुछ एक ही वीडियो में करते हैं, इसलिए वन शॉट। तो यहाँ आपका चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो पहले आपसे यही सवाल किया जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, क्या कहानी है, क्या कविता है, क्या भाषण है, क्या निबंध है। तो आप आराम से कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों यह निबंध है। क्या है, निबंध के रूप में यह है। इनका लेखक ये है जिनका नाम है रामविलास शर्मा। जिनका नाम क्या है, रामविलास शर्मा। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे। परंपरा मतलब होता है कि पूर्वज, पुराना बात। तो पूर्वज और नहीं कहते हैं संस्कार। परंपरा से याद आना चाहिए कि पुराना बात आपको कौन याद दिलाता है। तो सबसे अच्छा आप याद करेंगे राम, सीता, राम, कृष्ण भगवान। भगवान का नाम से आपको याद रहेगा तो राम याद दिलाते हैं। यानी परंपरा जहां भी रहे तो यह समझ लीजिएगा रामविलास शर्मा। परंपरा जहां भी रहे तो रामविलास शर्मा। यह ट्रिक है, कोई अथी नहीं है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी है। इनका फोटो बगल में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। और कहाँ हुआ था, उन्नाव जिले के ऊंचा गांव सानी में। उन्नाव जिले के ऊंचा गांव सानी में, इतना याद। उच्च गांव सानी में इनका 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को जन्म हुआ था। और यह जो है उन्नाव कहाँ है, तो आप बहुत सा देखेंगे कि कोई नहीं बताता है, तो हम यह बताना चाहते हैं उन्नाव जो है आपको, उन्नाव जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है उन्नाव जिला। आपके बुक में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यह यूपी में है। और इनका जन्म 1912 में हुआ था। किस गांव में, उन्नाव जिला के कौन सी गांव में, ऊंचा गांव सोनी में। ऊंचा गांव सोनी में। समझ गए, इतना बात याद रखेंगे।
इनका मृत्यु जो है 30 मई 2000 ईस्वी को हो गया, आज से 25 वर्ष पहले। मेरे प्यारे बच्चों, इतना चीज यह स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है, फिर से एक बात बताते हैं। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो यह निबंध है। यह क्या है, निबंध है, ना ही कहानी है, ना ही भाषण है, ना ही ललित निबंध है। यह क्या है, एक निबंध है, केवल निबंध है। तो इसका लेखक कौन है, तो आप कहिएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1912 में। किस जिला में, तो उन्नाव जिला में। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। किस साल, तो 1912 ईस्वी में। किस गांव में, ऊंचा गांव सोनी में। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। इतना बात याद रखेंगे। 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। क्या बच्चों आप जानते हैं बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ था? आप तिथि और महीना का नाम यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि हम समझेंगे कि आप लोग को याद है, क्योंकि यह पूछा जाता है सिस्टम में, समझ गए, सोशल साइंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, लेखक के बारे में, रामविलास शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने लिखा है परंपरा का मूल्यांकन, निबंध लिखा है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में, देखिए इन्होंने दो बार लिखा गया अंग्रेजी विषय में, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखिए, आप लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तब तो सुंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह जो है रामविलास शर्मा जी पीएचडी की उपाधि किस विद्यालय से किए थे, किस यूनिवर्सिटी से किए थे, लखनऊ विश्वविद्यालय से, और एमए भी किए थे कौन विषय से, अंग्रेजी विषय से। इतना बात याद रखेंगे। इन्होंने कुछ समय तक कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद को सुशोभित किया, मतलब उस पद पर इन्होंने रह चुके हैं, समझ गए। कुछ समय के लिए इन्होंने कुछ समय के लिए आगरा में निर्देशक के पद पर भी रहे हैं, जिसका नाम है मणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ, समझ गए। इनका रचना की बात करें तो निराला की साहित्य साधना इन्हीं का रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्हीं का रचना है, प्रेमचंद और उनके गुण इन्हीं का रचना है, भाषा और समाज इन्हीं का रचना है, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद इन्हीं का रचना है, इतिहास दर्शन घर की बात इत्यादि। इसमें से जो है बहुत कम ही है, 5-7 है, आप याद रख सकते हैं, बहुत सुंदर से आपको याद रखना होगा। अगर जो बच्चा नहीं चाहते हैं सब हम याद करें, कम से कम यह याद कर लीजिए, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद यह याद कीजिए, निराला और साहित्य साधना याद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, इतना तो कम से कम आपको याद कर लेना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 तो चार कम से कम याद रख लेना, 4 और एक भाषा वाला 5 तो कम से कम 6-7 है। घर की बात अगर याद रहता है तो ठीक है, इतिहास दर्शन ऐसे तो इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन आपको 1-2 बार लिख के याद कीजिए, ताकि आपको याद हो जाए और परीक्षा में पूछे तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो कहिएगा सर ये कैसे पूछा जाता है, तो हम कई चैप्टर में, कई 6 चैप्टर इसमें भी बताए हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे पूछेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसका लेखक कौन है, तो कहिएगा रामविलास शर्मा। घर की बात के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। कहेगा परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार कौन है या लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। बहुत सुंदर से आप बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पाठ परिचय। इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे, उसके बाद संक्षेपन देखेंगे। हम पूरा बुक नहीं छापे हैं, हम संक्षेप में लिखे हैं, बहुत सुंदर से आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझ गए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कहते हैं प्रस्तुत पाठ जो है परंपरा, क्या नाम है, परंपरा का मूल्यांकन इसी नाम की पुस्तक से संकलित है। अब सुनिए, आपके एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से लिया गया है, तो परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है, इसी नाम की एक पुस्तक है, उसी से संकलित है, ये समझ लीजिए, यानी इसी से लिया गया। तो यह सवाल ही नहीं पूछेगा आपसे। इसमें लेखक ने समाज, साहित्य तथा परंपरा से संबंधित संबंधों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक मीमांसा पर विचार किया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक
जगाता, साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता चलता है। अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता की युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग करता है, सराहनीय सहयोग करता है। देखिए, इसको आप सुंदर से यदि पढ़ेंगे तो इससे आपको कुछ समझ में आएगा परंपरा क्या होता है। देखिए, शादी एक परंपरा है। शादी आपका भी हुआ है तो आपके पिताजी के भी हुआ है, मेरा भी हुआ तो मेरे बेटे के भी हुआ तो मेरे पिताजी के भी हुआ है, सबका शादी परंपरा है। यानी संस्कृत में भी हम पढ़े हुए हैं संस्कार, 16 संस्कार जो होता है सबके जीवन में होता है, लेकिन उतना अनुष्ठान यानी संस्कार लोग करता नहीं है। संस्कार का मतलब होता है दोष का दूर करना और अच्छाई का ग्रहण करना। यह तो हम संस्कृत में पढ़े थे, उसी के आधार पर यह परंपरा है। इसमें कहा गया है, अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता के युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग है। नई पीढ़ी जैसे है आप लोग, अभी तो नई पीढ़ी के आप लोग हैं, आप में जो है ना पीढ़ी में परंपरा, नई पीढ़ी में जो परंपरा होना चाहिए और आधुनिक युग है अभी, तो इसके अनुकूल समझ विकसित करने में सराहनीय योगदान होगा इसको पढ़ने से। देखिए ना, इससे ज्ञान खुलेगा। क्या क्या ज्ञान खुलेगा अभी आपको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारांश में हम पूरी तरह यहां पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त आलोचक, आलोचक मतलब लिखने वाला, समझ गए, कहने वाला रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? यह जो परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखित है? रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है, याद रखेंगे। इसमें लेखक ने प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। समझ गए, प्रगतिशील जो प्रगति पर है, जिसका डेवलप है, जिसका विकास की ओर रचना हो रहा है, उसके विषय में अपना विचार प्रकट किया है। क्या विचार प्रकट किया? लेखक का मानना है क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वाले के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी लेखक का कहना है, यानी रामविलास शर्मा जी का कहना है कि जो भी क्रांतिकारी साहित्यकार रचना करने वाले लोग हैं, उनको साहित्य का परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साहित्य के परंपरा, जो साहित्य के क्षेत्र में कैसे परंपरा रहा, पूर्व में कैसे साहित्य लोग लिखता था, पूर्व का साहित्य का क्या इतिहास रहा है, यह जानना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा है क्योंकि साहित्यिक परंपरा को ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचक का विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है साहित्यिक ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचक का विकास होता है। और क्या, साहित्य के धारा बदली जा सकती है तथा नई प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। नई प्रगतिशील साहित्य का क्या किया जा सकता है? निर्माण भी किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर से, कितना सुंदर शब्द लिखा है, कुछ समझ सकते हैं आप लोग। आप ज्यादा घबराइए नहीं प्यारे बच्चों, इसमें कुछ शब्द है, निबंध है, आपको याद होना चाहिए। यह कोई कहानी नहीं है जो आपको मजा आएगा कि टुनुआ है, मुनुआ है, बहादुर है, खोखा है, दांत तोड़ दिया, ऐसा तो हम नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि यह निबंध है। निबंध में कुछ फैक्ट होता है, कुछ इतिहास, क्योंकि हमने साहित्य निबंध बहुत सारा देखे हैं, आपको संस्कृत में भी देखे हैं, तो आप उसके बारे में फैक्ट जानना होता है। कि जैसे होली पर आप निबंध लिखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा होली क्यों मनाया जाता है, होली मनाने का क्या इतिहास रहा है, और होली मनाने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, होली का शुरुआत क्यों हुआ, यह सब आपको जानना होगा। तो परंपरा का मूल्यांकन करने से पहले हम परंपरा का मूल्यांकन क्यों करेंगे, यह सब तो आपको जानना होगा। तो इसलिए थोड़ा सा तो कठिन होगा, उतना आसान नहीं होगा जितना आसान समझ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो उतना कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना है। हम जो कह रहे हैं उसको आप एक दो बार देखिए, उसके बाद लिखिए, क्वेश्चन आंसर को आप लिखिए। समझ गए? लेखक परिचय लिखिए और क्वेश्चन आंसर लिखिए। यह पाठ का सारांश नहीं लिखिए, इसको आप 1 से 2 बार आप देखिए। समझ गए? उतना ही काफी है। समझ गए? विशेष समय नहीं देना है आपको, आराम से। जानते हैं 27 चैप्टर है आपका, 12 गद, 12 पद, समझ गए, 24 और 5 गो है आपका कहानी। आपको जानते हैं वर्णिका में तो 27 चैप्टर में तो लोग आपका पूछा क्या जाता है, मात्र 5 बनाना है।
कौन सी दिक्कत है, उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनता है। इसलिए सभी लेखक के कम से कम परिचय याद रखिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन बन सके आसानी से। और अभी जो हम कुछ व्याकरण में, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में कुछ फैक्ट छोड़े हुए हैं, उसके लिए आप निफिक्र रहिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको निबंध हम बताएंगे बहुत अच्छा तरीका से, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, कैसे अनुवाद करेंगे, सारा चीज हम एग्जाम से पहले 5 दिन पहले तक आपको लाक देंगे और हूबहू ही आएगा। लेटर भी संस्कृत में लिखना सिखाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, ध्यान यहां रखिएगा, ठीक है। और विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। मनुष्य आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। देखिए मनुष्य जो है, हर मनुष्य का एक नैतिक होता है कि वो आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। आर्थिक मतलब पैसा कमाने के, आर्थिक जीवन पैसा कमाने का, और प्राणी के रूप में भी जीवन जीता है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं है, तो कहिएगा क्या है, तो हम यहां से पढ़ेंगे। साहित्य में विकास प्रक्रिया चलती रहती है, जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे साहित्य का भी विकास होता है। व्यवहार में देखा जाता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी के कवि, क्या भारत के, यूरोप के, ये तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, उनसे सीखते हैं और नई परंपरा का जन्म देते हैं। यानी इनका कहने का तात्पर्य है, रामविलास शर्मा का कहने का इस पाठ में, इस शीर्षक से समझाना चाह रहे हैं, जो भी नई युग के साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, क्या भारत का हो चाहे यूरोप का हो, वह पुराने जो प्राचीन कवि हैं, पुराने साहित्यकार हैं, क्या उसके बारे में वह कैसे रचना करते थे उस पर मनन करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। समझ गए, यही कहना चाह रहे हैं, और नई परंपरा को जन्म देते हैं। अगर उससे सीख कर आप कोई कहानी, कविता और साहित्य लिखते हैं तो बहुत सुंदर से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वह जो त्रुटि किए थे वह त्रुटि आप नहीं करेंगे। आप जरूर ही देश के भविष्य के निर्माण करने के और अग्रसर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे आइए, बहुत आसान है, निबंध है तो निबंध की तरह पढ़ेंगे। दूसरों के नकल करके लिखा गया साहित्य उद्धम कोटि का होता है। उद्धम मतलब होता है नराधम, मतलब होता है एकदम खराब किस्म का होता है। अगर कोई मान ले कविता है, उसको नकल करके कुछ कुछ बदल करके आप लिख दीजिएगा तो क्या वो अच्छा होगा? वो नहीं अच्छा होगा, वह नहीं होता। अपने मन, तन और विचार से उसको अलग रूप दे देना है, समझ गए? उसको अच्छे कोटि कहते हैं, समझ गए? तो और संस्कृति असमर्थन का सूचक होता है, लेकिन उत्तम कोटि के साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। तात्पर्य यह कि ऐसे साहित्य से कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका तथा रूस में एटम बम बनाए, जैसे अमेरिका और रूस में ने एटम बम बनाए, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज दोबारा लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका तथा रूस एक एटम बम बना लिए, लेकिन शेक्सपियर के नाटक जैसे चीज दोबारा लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ था। समझ लीजिए इसका क्या मतलब होता है। 19वीं सदी में शैली के तथा बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूरोपियों की एकात्मकता की पहचान करने में सहयोग किया था, यह बात भी समझिए। उसके बाद आइए, भारतीयों ने भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस एकात्मकता का भी परिचय दिया, मतलब एक होने का परिचय दिया। भारत भी तो गुलाम था, यह भी अपना एकात्मकता का परिचय दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मानव समाज बदलता है और अपनी अस्मिता कायम रखता है, क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है, साहित्य परंपरा के ज्ञान के कारण ही पूर्व एवं पश्चिमी बंगाल के लोग साहित्यिक रूप से एक है।
कोई भी देश बहुजातीय तथा बहुभाषी होने के बावजूद जब उस देश पर कोई मुसीबत आती है तो उस समय वह राष्ट्रीय अस्मिता असमर्थ प्रेरक बनकर लोगों के मुसीबत से लड़ने का सहयोग करती है। चाहे आप कोई भी जाति धर्म के लोग हो, जब देश पर मुसीबत आता है तो ये पूरा एकात्मक मतलब एकता की भाव से वह सहयोग करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है परंपरा हमारे देश की। और कहते हैं जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया। जैसे हिटलर जिस समय आक्रमण कर रहा था उस समय रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य के परंपरा का मूल्यांकन कर रहा था, स्मरण कर रहा था। यानी टालस्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार हैं जो रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ एवं पुष्ट करने वाले साहित्यकार भी हैं। आगे आइए, कहेंगे 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के पहले वहां रूसी तथा गैर रूसी थे, किंतु इस क्रांति के बाद रूसी तथा गैर रूसी जातियों के संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सभी जातियों एक हो गए। फिर भी जातियों को मिला जुला इतिहास जैसे भारत का है वैसे सोवियत संघ का नहीं है। जैसे मेरा भारत का है मिला जुला इतिहास, यहाँ बहुत सा धर्म के लोग हैं, अनेकता में एकता है, उस प्रकार से सोवियत संघ में नहीं देखने को मिलता है। यूरोप के लोग यूरोपीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। लेकिन यूरोप क्या हुआ, कभी भी राष्ट्र नहीं बना। जो कि संस्कृति की बात करता है लेकिन वह अभी तक राष्ट्र नहीं बन पाया। कहा जाता है राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत ही एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई, बल्कि यह संस्कृति तथा इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों का महान योगदान है। रामायण एवं महाभारत इस देश के संस्कृति की एक कड़ी है जिसके बिना भारतीय साहित्य का एकता भंग हो जाएगी। यानी कहा जाता है रामायण और महाभारत इस देश का यानी भारत देश का संस्कृति का क्या है, एक कड़ी है, एक चेन है जिसके बिना हम कह सकते हैं भारतीय साहित्य की एकता भंग हो सकती थी। इसीलिए रामायण और महाभारत हमारे देश में सबसे अच्छा बुक माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, बस दो ही स्लाइड है, आपका पूरा यह समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए? ऐसा नहीं है कि हम पूरा सारांश लिखे हैं, अगर वो लिखते तो कम से कम तो 1 घंटा तक तो हम आपको बकवासे करते रह जाते। समझ गए? निबंध छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उसका मतलब समझाने के कामयाब हो जाए तो काफी है मेरे प्यारे बच्चों। अभी तो आप यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे, इतना बड़ा निबंध लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा तार्किक आप समझ लेंगे तो काफी है। ठीक है, लेखक का तर्क है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि जारशाही रूसी समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था का कायम होने पर यहाँ के राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्टि होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद क्या है? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, जरूरत है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपवाह होता है। देश के साधनों का समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है। समाजवादी मतलब होता है सरकारी, समझ गए? समाज का व्यवस्था। भारत के देश के निरक्षर निर्धन जनता तथा साक्षर होगी तो यह रामायण तथा महाभारत का भी अध्ययन नहीं करेगी। कपितु उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कविताओं तथा दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविताओं बड़े चाव से पढ़ेंगे। दोनों में बड़े पैमाने पर संस्कृति आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा ना होकर
ज्ञानार्जन की भाषा होगी। तब जो है अंग्रेजी भाषा क्या हो जाएगी, सिर्फ ज्ञान अर्जन की भाषा हो जाएगी, वह अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी ही नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे, एशिया के भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा, मानव संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह सब परंपरा का मूल्यांकन है, जिन्होंने किसने लिखा था, रामविलास शर्मा जी ने लिखा था। यही आपका पूरा सारांश है। अब इस सारांश के आधार पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। देखिए सवाल है, पहले ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ओर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सब अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कैसे परंपरा का मूल्यांकन होता है, किस प्रकार से हमने बताया आपको और किस प्रकार से आपने समझा। परंपरा का मूल्यांकन आप लोग किस आधार पर समझे हैं प्यारे बच्चों, और हम जो बताने का तरीका है अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। अब जो है मेन आपका एग्जाम में जो पूछे जाने वाला है वह बात है, तो वह तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वह तो आपको पढ़ना बहुत नितांत आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए, तभी आगे कुछ कर पाएंगे। ऐसा सोच लीजिएगा कि चलो भाई हो गया तो ऐसे पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए तो हो जाएगा, नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब है इसका क्वेश्चन उत्तर, समझ गए। लेकिन सभी का आपको यह याद जरूर रखना होगा, सभी में लेखक परिचय बहुत सुंदर से आपको याद करना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और बहुत आसानी से हम लोग इस सब का जवाब देंगे। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, यह तो आप देखते ही जवाब दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा जी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है, तो कहेंगे धर्म से, क्या साहित्य के परंपरा के ज्ञान से, हाँ साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है, तो प्यारे बच्चों आप बहुत सुंदर से दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे आइए प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ की रचनाकार कौन है, तो इसके लिए तो हमारा बताना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बताना पड़ेगा, आंख मन कर लिख सकते हैं रामविलास शर्मा जी हैं। इतना बात आप जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आप लोग आइए कि स्टार सप्तक में कितनी कवियों की कविताएं संग्रहित है, तो कितनी कविताएं संग्रहित है, तो आप कह सकते हैं इसको याद कर लीजिएगा 7। कितनी कविताओं के संग्रहित है, तो 7 याद रखें। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, हम लेखक परिचय में बहुत सुंदर से देखे थे मेरे प्यारे बच्चों। कब हुआ था जन्म, तो ये 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर से आप दे सकते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव होता है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव होता है, साहित्य की जो परंपरा है वो किस व्यवस्था से संभव होता है, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी, जातिवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था से संभव है, नहीं तो संभव नहीं है प्यारे बच्चों। हम कह सकते हैं रामविलास शर्मा जी ने बीए कब किया, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया, तो आप कह सकते हैं 1932 ईस्वी में किया, या हम नहीं बताया हूं लेकिन आप याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए और कहता है साहित्य सापेक्ष रूप से क्या है, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या हो सकता है, स्वाधीन है। क्या है, स्वाधीन है, परधीन नहीं है, सापेक्ष रूप से। बायरन किस भाषा के कवि थे, यह भी हम उसमें आया था और हम आपको बताए भी थे, अंग्रेजी भाषा के कवि है बायरन, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। तो साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, साहित्य में विकास की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से संपन्न होती है, समाज की तरह। समाज में धीरे धीरे जैसे ही विकास होता है उसी प्रकार साहित्य के विकास में भी धीरे धीरे संपन्न होता है, समझ गए।
तो निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है? तो हम शुरू में पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा जी की कीर्ति है। बहुत सुंदर से हम लोग बता सकते हैं किसकी कीर्ति है, रामविलास शर्मा जी की कीर्ति है। तो अगला हम लोग देखेंगे परंपरा का मूल्यांकन की किस विधा की रचना है? तो आप क्या कहेंगे? निबंध है। बस यह तो सब है नहीं, निबंध है, शुरू में पढ़े। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? यह हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन आपको याद रखना है 3 खंडों में रचित है। कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में रचित है। रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने? यह हम बहुत सुंदर से बताए थे किस संस्था के निर्देशक बने। तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि KM हिंदी संस्थान के, KM हिंदी संस्थान के। समझ गए? इसका पूरा नाम क्या है? देखिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पर। देखिए रामविलास शर्मा ने आपका ये कहाँ का संस्थापक बने थे? देखिए KM हिंदी संस्थान के। देखिए कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ के, कन्हैया लाल के KM मुंशी हिंदी विद्यापीठ से इन्होंने क्या थे? अथी बने थे, निदेशक बने थे। तो वही तो सवाल यहाँ है आपका, कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ देखिए, यहाँ पर थे। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे? तो KM हिंदी संस्थान से, शॉर्ट में ही लिखा जाएगा, आपको याद रखेंगे। आगे आइए, कहा जाता है प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने यह क्यों लिखा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा। आप कहिएगा सर डॉक्टर यहाँ क्यों लगा? क्योंकि यह PhD कर चुके हैं, इसलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, हम कहेंगे कि एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो यह यूरोप में है, यह याद रखेंगे हम लोग। तो लेटिन कवि कौन है? लेटिन जो कवि है वह कौन है? तो आप वर्जिल के नाम याद रखिएगा, वर्जिल है, याद रखेंगे। आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो 1943 में। यह फैक्ट है, याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है चलेगा। रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? तो बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, ये हम पढ़ चुके हैं। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? किस विभाग में, यानी किस विषय में? तो किस विभाग कहे चाहे विषय कहे, तो अंग्रेजी विभाग या विषय में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। किन लोगों के लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो साहित्य में परिवर्तन चाहता है। जो साहित्य में क्या चाहता है मेरे प्यारे बच्चों? परिवर्तन चाहता है, उसी लोगों को देखिए जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है उसी को न साहित्य के परंपरा का ज्ञान चाहिए। जिसको साहित्य में रुचि ही नहीं है तो काहे ले साहित्य का ज्ञान चाहिए? तो इसीलिए यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप से होता है, क्या होता है? स्वाधीन होता है। एक और क्वेश्चन था ऐसा ही, तो याद रखेंगे। साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक होता है? साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक होता है? तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की, जो प्रतिभाशाली मनुष्य है उसकी भूमिका निर्णायक होता है। अविच्छिन्न का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह बहुत अटूट, मतलब कि कभी टूटने वाला नहीं। उसका क्या अर्थ होता है? अविच्छिन्न मतलब कभी नहीं टूटने वाला, इतना याद रखेंगे। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप के प्रभावित कर दिया? जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया, तो हम कहेंगे एथेंस। हम क्या कहेंगे? एथेंस ऐसा देश था। आदिम का अर्थ क्या होता है? यह भी याद रखें, अति और प्राचीन, बहुत पुराना समय, अति या प्राचीन, यह याद रखेंगे। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा योगदान हुआ था? तो 1917 की रूसी क्रांति। हम लोग इतिहास में बहुत सुंदर से पढ़े थे प्यारे बच्चों। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध नहीं होता है, इतना बात याद रखेंगे। शर्मा जी ने, यानी रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो हम कहेंगे भारत सरकार को। भारत सरकार को पुरस्कार की राशि क्या कर दिए? दान स्वरूप दिए। यही के आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यह भी बहुत
लाजवाब तरीका से देखेंगे। कहा जाता है निबंध, लेकिन हम कितना बढ़िया से आपको प्यारे बच्चों बताए हैं, क्या आपको नहीं आएगा? 100% आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना कैसे है यह बता देते हैं। देखिए जैसे यह क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 30 नंबर, ऐसे विवरणिका चिन्ह देकर यहां लिखिएगा भारत सरकार को, बस हो गया। एक लाइन में एक क्वेश्चन, यानी 30 लाइन, यानी एक पेज में यह सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा आप मेरे प्यारे बच्चों। बस उसको 3 बार 4 बार 5 बार देखते रहिए, बस हो गया, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आने वाले समय में अब सिलेबस आपका खत्म हो रहा है, कुछ ही दिन के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे और संभावित क्वेश्चन भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इतना पे छोड़ देंगे, लेकिन इतना तो आप 3-4 बार रिवाइज कीजिए, बाकी कुछ कीजिए ना कीजिए, बहुत अच्छा से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे परंपरा का ज्ञान। परंपरा का ज्ञान देखिए बहुत सुंदर से टेढ़ा हो गया, हाँ देखिए, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? जो साहित्य करना चाहता है तो हम लिखेंगे, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नई प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। क्या मेरे बच्चों यह नहीं होगा? बहुत आसानी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ नहीं होगा। कितना आसान है, कई बार हमने पढ़ चुका हूं इसका बात को, और इसको 2-3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपको दिमाग में 10-20 बार पढ़ाई हो जाएगा एक चीज को। तो हमरा उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास हो जाएगा कि आपका सारा चीज याद हो जाएगा। आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व है यह बताना है। तो कह सकते हैं साहित्य के विकास में जातीय भूमिका का विशेष योगदान होता है। जन समुदाय में जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उसकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता को कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उसमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा का ज्ञान का वाहक है। जातीय अस्मिता क्या है? सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान के वाहक है। आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो चलेगा, यहां से आपका चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप यहां तक छोड़ दीजिएगा तो चलेगा, समझिए। यह सब क्वेश्चन जल्दी आता नहीं, हम आपको बार बार कहते हैं ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिए, इससे आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप 1-2 बार जरूर पढ़ेंगे, आपका ज्ञान का भी विकास होगा। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदी है, इससे संबंधित आपका सोशल साइंस तैयार हो रहा है, आपका ज्ञान का मस्तिष्क का विकास होगा, समझ गए। तो ऐसा खाली क्वेश्चन का जवाब ही रखना नहीं है, समझ समझ कर पढ़ना है। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। किस तरह समाजवाद जो है, समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचार का प्रकाश डाले। लेखक का क्या विचार था, लिखे। लेखक के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। शक्ति का क्या होता है? अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवाद व्यवस्था में ही संभव है। उनके छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था का कायम करने के बाद पहले ही अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीयता क्षमता के पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। जो भी समाजवादी अपनाया है, जो देश समाजवादी अपनाया है, वह देश प्रगति हो गया, विकासशील हो गया, इसलिए समाजवाद अपनाना चाहिए। यह लेखक का विचार है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। परंपरा का मूल्यांकन में साहित्य कह सकते हैं, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है, हम लिख सकते हैं, लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं जो शोषक वर्ग
के विरुद्ध जनता के हितों का प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का शर्म है। जिसकी रचना का आधार क्या है? जो शोषित जनता का शर्म है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन देखिए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक के किन खतरों से आगाह करता है, मतलब आहित करता है कि यह खतरा हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक मानता है, प्रतिभाशाली मनुष्य का निर्णायक मानता है, लेकिन इन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह स्व अच्छा ही होता है, वह आवश्यक नहीं। उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते, ऐसा कोई बात नहीं। उनके कृतित्व की दोष मुक्त माना लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश क्या होती है? बनी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, यह बात आप समझ चुके हैं। आगे आइए। साहित्य, यहां लिख सकते हैं, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की क्या राय है? साहित्य की कौन सी भाग स्थायी होता है और इस संबंध में रामविलास शर्मा द्वारा क्या कहा गया है, यह आपको लिखना है। तो लिखिएगा, साहित्य मनुष्य की संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य मनुष्य के जीवन से संबंधित है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य ने एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाओं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं होता है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, इसमें मनुष्य का इंद्रियां, यह ई है, हर्षिकार है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, इसको हम इसे काट, ठीक है, ये हर्षिकार है, ठीक है, यह हर्षिकार है, ठीक। इंद्रियां बोध, उसकी भावनाओं भी व्यतीत होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। यह तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, व्यतीत, समझ के, व्यतीत होता है, यह मजबूत होता है, यही बात साहित्य बोला है। आगे बोलिए, आगे लिखल है, बहुजातीय राष्ट्रवाद की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? तो यह बताइए आप। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत में बहुत सारा जाति धर्म है, लेकिन तब पर भी विकास कर रहा है। ऐसा कोनो देश में संभव नहीं है, समझ गए? न ही अभी है। यहाँ राष्ट्रीयता एवं जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास के कवियों को विशिष्ट भूमिका है। सामाजिक विकास के कवियों को क्या है? विशिष्ट भूमिका है। इसलिए कहा जाता है भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। बताइए, राजनीतिक मूल्य से साहित्य का मूल्य अधिक स्थायी होता है, कैसे, यह बताना है। तो कहेंगे, लेखक कहते हैं साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इसकी पुष्टि में अंग्रेजी कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंग हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहुल कर देता है, आनंद विहल कर देता है, आनंद मोह लेता है। इसीलिए कहा जाता है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी है। राजनीति समाप्त हो सकता है, कोई देश समाप्त हो सकता है, लेकिन कोई साहित्य जो लिखा गया है वह कभी समाप्त नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसे स्थायी कहा गया है।
समझ गए। आगे आइए, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? मुख्यतः संस्कृति और इतिहास का देन है। बहुजाति जो है भारत में, यह इतिहास का देन है। कैसे? तो हम लिख सकते हैं, भारत सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। भूमिका है, भूमिका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, भूमिका रही है। ठीक है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता का स्थापित करता है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति के अस्मिता के सहारे यहाँ के संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिलजुमला इतिहास रहा है। समरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत किया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को क्या किया है? मजबूत किया है। अब एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 2 3 4 5 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर से है। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन पाठ का सारांश लिखे, तो यह पूरा हम पढ़ा चुके हैं। आप इसको स्थिर से पढ़ सकते हैं और जिससे आपको ज्ञान डेवलप हो जाएगा। ताकि हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। हम 100 पूरे यूट्यूब में देखेंगे, जितना फैक्ट मैं बताता हूं उससे कम फैक्ट में आपको अधिक समय लेता है। लेकिन मैंने आपको जो जरूरत चीज है वह बताता हूं। यह जब बता चुका हूं तो काहे बताएंगे हम फिर से, आप पढ़ लीजिएगा। साहित्य और समाज में युग परिवर्तन के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान और विवेक दृष्टि आवश्यक है। कैसे? स्पष्ट कीजिए, तो भी आप यही लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा से स्क्रीनशॉट ले चाहे वीडियो रोक के आप लिखने की प्रयास करें। समझ गए? नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं। यह देखिए, लेखक मानव चेतना के आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी अपेक्षा स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित होता है। तो आप इतना बात लिख सकते हैं। देखिए, यहां से ज्ञान अर्जित होगा। लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होने की बात है। अमेरिका और एथेंस दोनों में गुलामी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों की अमेरिका की मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं, कंच नहीं होगा, कुछ भी नहीं दिया। तो कह सकते हैं मानवतावाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस समांती दुनिया में महान कवियों के 2 केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर लेओनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। इन दृष्टांत के माध्यम से कहा गया है कि सामाजिक परिस्थिति में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियों होने पर भी कला का विकास नहीं होता है। यह बात आपको लिख देना है। आगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है तो दीर्घोत्तरीय ही तरह रहेगा। 4-5 क्वेश्चन है तो आप इसको देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी हम पढ़ देते हैं, आप पढ़ लेंगे। साहित्य तो इतना विशेष जरूरी नहीं है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इसका मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क को प्रमाण दिए उपस्थित किए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न होती है जैसे समाज में लेखक को आशय स्पष्ट होती है। या भी हम कई क्वेश्चन देखे हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जातीय और राष्ट्रीयता अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताती है, यह आप बताना है। तो यह अंत भला तो सब भला, इसलिए यह हम बता देते हैं। थोड़ा सा देखिए, लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर बताते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या होगा? मुसीबत, टाइप बहुत गलत है। तब राष्ट्रीय अस्मिता को ज्ञान अच्छा हो जाता है। उस समय
साहित्य परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम के समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य के परंपरा पर स्मरण किया। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरना और पुष्टि होती है और क्या होती है, मजबूत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये परंपरा का मूल्यांकन जिनका लेखक रामविलास शर्मा जी है, यह पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सुंदर से पढ़ चुके हैं और इसमें आपका पूरा चीज समाप्त हो गया, कोई चीज नहीं बचा। मेरे साथियों, इसके बाद आपको कोई चीज नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कोई वीडियो नहीं भी देखेंगे तो लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो बच्चे में शेयर करें ताकि वह बच्चे भी इस वीडियो देखकर रिवाइज कर सके और अपना नोट बना सके। देखिए, नोट के फेरा में मत रहिए कि कोई नोट मंगा लीजिए उससे देख देख के लिखते रहिए। बच्चा, आप नोट काहे पैसा लगा कर मंगा रहे हैं, पूरा नोट तो हम दिए हुए हैं, तो आप उससे देखिए और लिखिए। एकदम बहुत सुंदर से चैप्टर वाइज शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका ज्ञान और विज्ञान बहुत अच्छा हो जाए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं मेरे प्यारे वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद।